दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित। मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये बहुत स्पेशल क्लास है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप जो चीज सीखने वाले हैं वो गणित के 15 चैप्टर्स का एक ब्रह्मास्त्र और आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने में, मतलब उसको आगे बढ़ाने में इसका भी एक बड़ा सहयोग होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हर एक बात पर कमेंट बाद में बता देना या ऐसे देख लेना कि आपका कहां पर क्या पॉइंट नहीं आता था। जो बच्चे एकदम नए हैं उनके लिए तो बड़ा मजेदार चीज होगी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। गणित के 15 चैप्टर का एक ब्रह्मास्त्र जो कि आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के काम में आएगा, इसको आप कैलकुलेशन बूस्टर कहते हैं और इसका नाम है डीएस। अब यहां से शुरुआत होती है। कई लोगों को ये पता होता है छोटी सी बात कि डीएस क्या होता है, और बहुत सारे बच्चे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि डीएस है। डिजिट सम या डिजिटल सम के नाम से इसे जाना जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसको पढ़ना क्या जरूरी है, इसे कब और कैसे लगाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में ये काम आएगा, क्या इससे सभी प्रश्न हो जाएंगे, और अगर एक जैसे ऑप्शन आ गए तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक एक करके दूंगा। पढ़ाने का तरीका इस क्लास में क्या होगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मैं डीएस के सारे कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में थ्योरी के फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज, जो एक एक प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरुआत करने में सबसे पहली बात है कि डीएस क्या होता है ना। तो यहां से बात होगी कि डीएस क्या होता है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा डीएस। इसको हम लोग डिजिट सम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिजिट सम। अब आप अगर इसका नाम देख रहे होंगे डिजिट सम, तो ये भी अंदाजा लग गया होगा कि इसको हिंदी में कहा जाता है अंकों का योगफल। हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? अंकों के योगफल के नाम से। अब कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा एक जरूर मिल गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक। अब चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे ये प्रश्न जो मन में उठा था कि डिजिट सम क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई संख्या है, संख्या के सभी अंकों के योग को निकालना, संख्या के सभी अंकों के योगफल को निकालना ही डिजिट सम होता है, लेकिन तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ये ट्विस्ट है सर। यहां पर थोड़ी सी बात हमें और समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिख दी 235, संख्या लिखी 235। अब 235 का डिजिट सम क्या होगा, तो इसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। 2 + 3 + 5, तो 5 3 8 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अंकों का योगफल तो 10 आ गया, लेकिन अभी डीएस 10 नहीं आया है। जब तक ये योगफल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमें उनको जोड़ना होगा। तो यहां पर 10 के भी अंकों को आप जोड़ेंगे, तो 10 के अंकों को जोड़ने पर 1 + 0 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी मैं ये कहूंगा कि 235 235 का जो डीएस है वो कितना है, तो आपका जवाब होगा 1। संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, इसको दूसरी भाषा में क्या समझा जाएगा? सेम बात है, बस भाषाई तौर पर परिभाषा अलग है। 9 से डिवाइड करने कर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करके आने वाला जो शेषफल होता है, आने वाला जो शेषफल होता है वही शेषफल क्या कहलाता है? डिजिट सम कहलाता है, यानी डीएस कहलाता है। अब यही एग्जांपल अगर मैं यहां लेता हूं कि अगर मैंने 235 को 9 से डिवाइड किया तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां पर शेषफल 5, यहाँ पे 5 आएगा और ये वाला 5 यहां लिख लेंगे, 55 हो जाएगा। 9 छुट्टी कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, और शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा?
तो किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करके जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर हमारा क्या कहलाता है, डीएस कहलाता है। ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर सर दोनों एक ही बातें हैं तो एग्जाम में हम किसको यूज करेंगे? एग्जाम में हम ये अंकों को योग करके देखेंगे या फिर हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो कई बार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं, उन बड़ी संख्याओं को 9 से डिवाइड करके अगर ये देखना पड़ जाए कि शेषफल क्या आ रहा है तो वो समय लग गया। जैसे एक एग्जांपल यहां पर मैं और आपके लिए लिख देता हूं कि हमने एक बड़ी संख्या लिख ली। सपोज करिए कि ये बड़ी संख्या है 2 3 5 4 7 9 1 2 5 0 2 3, ये बड़ी संख्या लिख दीजिए। अब अगर इस संख्या का डीएस निकालना है तो निकाल आप ऐसे भी सकते हो, ऐसे भी सकते हो, लेकिन ये तरीका सिर्फ जानने के लिए होता है कि डीएस इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर इस संख्या का डीएस निकालना है तो अगर आप इस संख्या को 9 से भाग करके शेषफल निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो सजेशन ये है कि कभी भी डीएस की जरूरत पड़े, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो छोटी संख्या हो, उसको अंकों का योग करके ही निकाला जाता है। ठीक, तो मोटे तौर पर आपको क्या समझ में आया? मोटे तौर पर ये समझ में आया कि डीएस जो होता है वो 9 होता है, 9 होता है, क्योंकि 9 से डिवाइड करना। ठीक है, अंकों का योग 9 से डिवाइड करके डीएस निकाला जाता है। ठीक, अब एक बात यहां पर नोट करने वाली है कि जब कभी भी आप किसी संख्या का डीएस निकाल रहे हो तो उसमें जितने भी अंकों का योग 9 या 9 से कटने वाली संख्या बन जाए उसको आप हटा दें। ये थोड़ा बाद का प्रोसेस है, मैं बता यहां दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसका डीएस निकालें तो डीएस क्या होगा, सभी को जोड़ लेते हैं। 2 3 5 5 5 10 10 4 14 14 और 7 21 21 और 9 30 30 और 1 31 31 2 33 33 और 5 38 38 और 0 38 38 और 2 40 40 और 3 43 हो गया। इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास 43 आया। और 43 के अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इस संख्या का जो डीएस है, इस संख्या का डिजिट सम क्या बना, 7। आप चाहो तो 9 से विभाजित करके शेषफल निकालोगे तो भी यही आएगा। ठीक, तो ये जो पहला प्रश्न था आपके दिमाग में कि डीएस क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि ये अब आप समझ गए होंगे कि डीएस होता क्या है और करते कैसे हैं डीएस। ठीक, दूसरा प्रश्न ये है कि इसको पढ़ना जरूरी है क्या? मैं आपको ये प्रश्न यहीं पे बता दे रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत हद तक मिनिमाइज करने में यानी छोटा करने में मदद करता है। कैलकुलेशन को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। मिनिमाइज करने का मतलब छोटा कर देता है। ठीक है, मिनिमाइज कर देता है। और एक तरीके से ये कैलकुलेशन बूस्टर का काम करता है। जब आपकी कैलकुलेशन तेजी से हो जाती है तो एग्जाम में आप कई सारे प्रश्न ज्यादा कर सकते हो। भाई कैलकुलेशन अगर तेज होगी तो एक प्रश्न में जितना समय लग रहा था उससे समय बचाकर अगले प्रश्न में दिया जा सकता है, तो आप उतने ही समय में क्वेश्चन को ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर यह तय हो गई कि इसको पढ़ना जरूरी है क्या? तो हाँ जी, इसको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक, तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे भाई आता है कैसे और कब लगाते हैं। ये जो प्रश्न है कि डीएस कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें आप इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। चौथा क्वेश्चन है कि कौन कौन से चैप्टर में काम आएगा। इस वाले प्रश्न का उत्तर तो बहुत लंबा होगा जिसमें आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे। ये जो चौथा क्वेश्चन है कि कौन कौन से चैप्टर में काम आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ये मान के चलिएगा ये अर्थमेटिक के लगभग सभी चैप्टर्स में काम आता है, सभी चैप्टर में। और एडवांस मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथ में जहां पर कैलकुलेशन होती है वहां पे भी ये काम आता है, वहां पे भी काम आता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या सभी प्रश्न इससे हो जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर सर आप ये सिखा रहे हैं तो क्या सभी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी दुनिया में ऐसी ट्रिक बनी ही नहीं है जिससे सारे सिलेबस के सभी क्वेश्चन हो जाए, तो इससे भी सभी क्वेश्चन नहीं हो सकते। इससे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं।
जो प्रश्न लगभग वाले होते हैं, अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इससे नहीं हो सकते। बाकी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सारे क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने में तो काम होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन लंबी होगी लेकिन वो डीएस की अपेक्षा अन्य तरीकों से जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो लगभग सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन से क्वेश्चन नहीं होते हैं? अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन में डीएस कभी नहीं लगाना होता है। जो लगभग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें डीएस का इस्तेमाल नहीं होता है कि वो प्रश्न इससे सॉल्व नहीं हो सकते। एक जैसे ऑप्शन होने पर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से ये जो प्रश्न है कि कैसे और कब डीएस लगाते हैं, उसका जवाब यहाँ पर हम आपको देते हैं कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट पर। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, डीएस क्या होता है ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी याद रखना, डीएस में 9 का जो टेबल होता है, 9 का जो पहाड़ा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 9 की टेबल इसके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, डीएस क्या होता है इसके बाद। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, आप इसको लिखिएगा कि 9 के सभी जो मल्टीपल होते हैं, 9 के सभी गुणज जो होंगे, सभी के सभी गुणज, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, 9 के सभी गुणज का डीएस हमेशा 9 ही रहेगा। का डीएस हमेशा क्या रहता है? 9 रहता है। अब ये बात मैं आपको करके बता देता हूं कि कैसे रहता है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे कि आपने 9 का पहाड़ा पढ़ा होगा कि 9 एकम क्या होता है भाई साहब? 9 होता है। ठीक, इस 9 के अंकों का योग अगर हम निकालेंगे तो 9 रहेगा। आप बोलोगे हाँ, देखिएगा 9 दूनी क्या होगा? तो 9 दूनी 18 होगा। और जब आप 18 के अंकों का योग निकालेंगे तो 1 + 8 करने पर फिर आपके पास 9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 गुणे 3 कर लिया, 9 गुणे 3 होता है 27। 27 के अंकों का योग किया, 2 + 7 किया तो हमारे पास फिर से 9 आ गया। 9 गुणे 4 36 होता है, 36 के अंकों का योग निकालते हैं, 3 + 6 करेंगे, 3 + 6 करने पे भी अपने पास 9 आएगा। इसी तरीके से 9 का बड़े से बड़ा मल्टीपल, मान लीजिए हमने यहाँ पर डैश 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 करके आगे नीचे आते हैं, हमने लिख दे दिया होता 9 गुणे 565। तो इसका गुणा करने पर जो आएगा उसके अंकों का योग भी 9 होगा, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उसका डीएस क्या होगा? 9 ही होगा, याद रखना। तो कई बार क्या होता है सवालों में, अगर हम सवालों पे बात करें, एक एग्जांपल पर बात करें, तो कई बार सवालों में हमें ऐसी संख्याएं दिखाई दे गई, जैसे हमारे पास है 24,315 और साथ में लिखा है 9। अब इसका डीएस आपको निकालने की जरूरत पड़ गई तो आप फिर गुणा करके पूरा इसको वो मत करिएगा कि गुणा किया और फिर सॉल्व करके डीएस निकाल लें, नहीं। आपको क्या दिखाई दिया कि 24,315 9 का गुणज है। और दुनिया में जितनी भी संख्याएं होंगी अगर वो 9 का गुणज है तो 101% उनका डीएस 9 ही आएगा। तो आप ये जान गए कि अगर 9 का गुणज 9 ही होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस पूरे व्यंजक का जो डीएस होगा वो क्या रहने वाला है? 9 ही रहेगा। ठीक है, याद रखना, ये है इसका पहला कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीएस, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहीं पे भी, कहीं पे भी। ठीक, ये डिजिट सम की मैं बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसके बेसिक गुणधर्म जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 2 आता है यहीं पर, इसको यहां पर समझा देता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड रहेगा। पॉइंट नंबर 2 यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं, उस संख्या में 9 है,
एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया एक संख्या 549 गुणे 79। अब आपको ये देखना है कि इसका डीएस क्या हो। तो आपने ये तो समझ लिया कि अंकों का योग करके हमारे पास 9 आ रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं अगर ये देख पा रहा हूं कि ये संख्या जो है ये 9 का मल्टीपल है ना, 9 का मल्टीपल। अगर ये संख्या 9 का मल्टीपल है तो आप बिना गुणा किए हुए ये कह सकते हो कि इसका डीएस क्या होगा, 9 होगा। डीएस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते थे कि भाई अगर ये 9 का मल्टीपल है तो इसका डीएस 9 होगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 9 जो है ना उसको खत्म कर लेंगे तो इसका डीएस हो जाएगा 7। अब आप देखिए 9 सत्ते 63 होता है, और 63 में अगर हम अंकों का योगफल निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 9 ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे हाँ। तो ये जो प्रॉपर्टी कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि किसी गुणा वाली कैलकुलेशन में एक बार 9 आ जाए, कोई भी गुणा की कैलकुलेशन हो, जैसे ये है, इसमें अगर एक बार 9 आ गया तो ये 9 का मल्टीपल बन गया, और 9 का मल्टीपल बन गया तो इसका डीएस क्या बनेगा, 9 बनेगा। क्लियर है? हाँ, नोट करते रहिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है। एक बार पूरा आप सब्र के साथ अच्छे से समझ लीजिए और विश्वास करिएगा कि जब आप इसके प्रश्नों को करेंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हमने कुछ यूनिक बढ़िया सीखा जो हमारे एग्जाम की कैलकुलेशन के में बूस्ट करने में मदद करेगा 101%। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हो गया नोट? नोट करते रहिएगा, मतलब जो भी है ना। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, डीएस का कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कह रहा है कि किसी भी संख्या में अगर 9 जोड़ा जाता है तो उसका डीएस नहीं बदलता है। पहले इस बात को लिख लेते हैं, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका डीएस नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी भी संख्या में संख्या में 9 जोड़ने पर, यहां पर सिर्फ जोड़ने की बात हो रही है, घटाने की नहीं हो रही है। किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका डीएस नहीं बदलता है। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, यहां पर हमने एक संख्या लिख ली 12, एक संख्या लिख ली 65, एक संख्या लिख ली 105, एक संख्या लिख ली 213, एक संख्या लिख ली 1009, एक संख्या लिख ली 10,115। मान लीजिए संख्याएं लिखी। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि संख्याएं लिखी है और इन संख्या का डीएस क्या होना चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं, इन संख्याओं का डीएस क्या होना चाहिए, है ना। जैसे 2 का डीएस क्या होगा, 2 और 1 3 होगा। 65 का डीएस क्या होगा, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 होगा। 105 का डीएस क्या होगा, 5 और 1 6 होगा। 213 का डीएस क्या होगा, 2 1 3, 3 और 3 6 होगा। 1009 का डीएस क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा। उसी तरीके से अगर हम इसका डीएस निकालें तो इसका डीएस 8 होगा, यानी 10,115। अब अगर ये जो संख्याएं थी हमारे पास 12, 65, 105, 213, 1009 और 10,115, इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं, क्या 9, मानिए कि इसमें हमने 9 जोड़ दिया, 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 यहाँ पे भी हमने 9 जोड़ दिया होता, यहाँ पे भी हमने 9 जोड़ दिया होता, और इस संख्या में भी 9 जोड़ा होता। तो अगर 12 में 9 जोड़ते तो कितना होता, 21 होता, और 21 का डीएस क्या होता, तो आप बोलोगे सर 3 होता। 65 में 9 जोड़ते तो 74 होता, 74 का डीएस 7 और 4 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 होता। 105 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 114 हो जाएगा, और 114 का डीएस 4 और 2 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा।
213 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाता 222, और 222 का डीएस क्या होता, 2 + 2 + 2 का मतलब 6 होता। साथ ही साथ 109 में अगर हम 9 जोड़ते तो हमारे 1009 में 9 जोड़ते तो 1018 होता। 1018 का डीएस 8 2 10 यानी कि 1 होता। और सेम कंडीशन में अगर 10,115 में मैं 9 जोड़ता तो ये हो जाता 10,124, और 10,124 का डीएस 4 2 6 1 7 और 1 8 होता। तो आप यहां पर क्या देख पाए, आप ये देख पाए कि किसी भी संख्या में अगर 9 को जोड़ा जा रहा है तो उसके डीएस पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? समझ तो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या है, मेन मुद्दा यहां पर यह था कि अगर ये बात आप समझ गए तो इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट आप ये देख रहे होंगे बहुत ध्यान से कि अगर हम योग यानी जोड़ का कोई प्रश्न करते हैं, एडिशन का कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें अगर 9 आएगा तो 9 उसके डीएस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, डीएस सेम रहेगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, नोट क्या है या रिजल्ट क्या है इस पॉइंट का बताने का, ये आप देख लो। रिजल्ट ये है मेरे प्यारे दोस्त कि योग के प्रश्न में यानी एडिशन में, योग में, इसका मतलब जोड़ में 9 का प्रभाव नहीं पड़ता है, या 9 को हम किसके बराबर मान के चलते हैं, 0 के बराबर मान के चलते हैं, 9 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक संख्या मैंने लिख दी 2913। अब इसका अगर डीएस चाहिए तो क्या करेंगे? डीएस का मतलब क्या है कि अंकों का योग निकालना है। अब अंकों का योग जैसे आप निकालते कि एक एक अंक जोड़ते तो 3 और 1 4, 9 4 13, 13 2 15 होता, और 15 के अंकों का योग 5 और 1 6 होता। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट ये आपसे कह रहा है कि भाई अगर आप डीएस निकाल रहे हो तो उस डीएस में अंकों के जब योग को करते हो, जोड़ते हो, तो उसमें अगर 9 आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये जो 9 है इसको हम लोग हटा सकते हैं, 9 को क्या कर सकते हैं, 0, तो 9 खत्म हो जाएगा। अब जो अंक बचे हैं वो क्या होंगे, 3 1 4, 4 2 6, यानी कि 2 + 1 + 3, तो इसका भी डीएस कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 9 रहेगा तो भी वही डीएस आएगा, 9 को हटा देंगे तो भी वही डीएस आएगा। यही कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि किसी भी संख्या में अगर 9 जोड़ा जाता है या उस संख्या में 9 होता है तो अगर उसे हटा देंगे तो कोई भी फर्क डीएस पर नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक। मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। हमने संख्या ले ली, ये एग्जांपल एक और ले लिया। अब अगर हमें इसका डीएस चाहिए तो क्या होगा? सर आपने अभी बोला कि डीएस में 9 जितने भी होंगे उनको हटा देंगे, तो सर हमें 9 यहां पर एक तो दिख रहा था, ये हटा देंगे। इसके साथ एक बात और समझ लीजिए कि 9 जो डायरेक्ट दिख रहा है वो तो हटा ही देना है, और जितने अंकों का योग 9 या 9 से कटने वाली संख्या दिख रही है उसको भी हटा दीजिए, क्योंकि वो भी 9 का मल्टीपल ही होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 5 3 8 और एक 9 हटा सकते हैं। अब क्या बचा है, सिर्फ 2 और 4, और 2 और 4 को जोड़ने पर डीएस कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। या अगर आप सबको जोड़ते तो क्या जोड़ते, 9 4 13 3 16 1 17, 17 2 19, 19 और 5 24 होता, और 24 के अंकों का योग जब आप निकालते तो भी आपके पास डीएस के रूप में 6 ही आता। स्पष्ट हो गई बात? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट मित्र ये है कि एलएचएस और आरएचएस का डीएस हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलएचएस और आरएचएस का डीएस हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसका डीएस और राइट हैंड साइड में जो लिखा है
इसका डीएस, ये हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये हमेशा बराबर रहने चाहिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हो गया तो इसका मतलब आपका कहीं ना कुछ गड़बड़ है। एग्जाम्पल देखिएगा यहां से, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे पहले चिन्नी सा एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 15 + 13, तो 15 + 13 मेरे दोस्त जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 15 + 13 की है, और जो राइट हैंड साइड है वो 28 की है। 15 + 13 में अगर हम 15 का डीएस निकालेंगे तो 6 आएगा, और 13 का डीएस निकालेंगे तो 4 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का डीएस अगर हम देखेंगे तो 1 होगा। 28 का डीएस जो कि राइट हैंड साइड है, इसके अंकों को जोड़कर निकलेगा तो 8 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। और अगर हम 10 के अंकों का योग निकालेंगे तो 1 + 0 करने पर हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या, कोई भी व्यंजक दिया है, अगर उसमें डीएस अप्लाई हो सकता है तो याद रखना उसके लेफ्ट हैंड साइड के डीएस और राइट हैंड साइड के डीएस हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल कुछ और आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे मैंने बोला हमारे पास एक संख्या लिखी है कि 24 × 25, 24 × 25 मैंने लिख दिया कि भाई हमारे पास 600 है, यहां पर होता है 600। अब अगर डीएस देखें तो लेफ्ट हैंड साइड 24 × 25 की है, राइट हैंड साइड 600 की है। यहाँ पर 24 का डीएस क्या आएगा, 6 आएगा, और 25 का डीएस मेरे प्यारे दोस्त क्या आएगा, 7 आएगा। बीच में गुणा था, 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 में अंकों का योग क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पर 600 के अंकों का योग क्या हो रहा है, 600 हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में डीएस बराबर हुए। हाँ सर, बराबर हुए, यानी प्लस में, गुणनफल में, माइनस में, स्क्वायर में, क्यूब में, डीएस दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये भी आपको समझा रहा हूं। देखो तीसरा एग्जांपल समझना जरा। तीसरा एग्जांपल यहां पर क्या रहेगा उसको देखो। जैसे मैं ये बोलता हूं, हमारे पास ये लिख दिया गया 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर में मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 में अंक कितने हैं, 5 ही, एक है अंक, इसका डीएस 5 होगा। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 25 में अंकों का योग हो गया 7, तो इसका डीएस हो गया 7। 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। 144 जब आपने देखा, बहुत ध्यान से सुनना, 144 देखा तो 144 के अंकों का योगफल आपको 9 दिखाई दिया। यहां पर देखना 13, या आप इनको पहले ही जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो 169 में अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। या आप ऐसे कर सकते थे कि 3 और 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 के अंकों का जो योग होगा वो भी 7 ही आएगा। अब मेरी बात सुनो जरा, यहां पर इन दोनों के डीएस को जोड़कर इसके बराबर देखना था। तो मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि जब आप योग का प्रश्न कर रहे हो, जोड़ने वाला प्रश्न कर रहे हो, तो अगर उसमें किसी संख्या का डीएस 9 आ जाए तो हटा सकते हो। अब देखो यहां पर 7 और राइट हैंड साइड पे भी 7, तो दोनों के डीएस बराबर हो गए। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को या कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हो जिसमें बराबर का चिन्ह बीच में हो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा व्यंजक के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में, अंक गणितीय या अलजेब्रिक कुछ भी लिखा हो, उसका डीएस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, नोट करिएगा। हाँ, पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन नोट करते चलोगे अपने, उससे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, मजा आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सर ये योगफल में लग जाता है, ये गुणनफल में लग जाता है, ये स्क्वायर में लग जाता है, क्या सर ये उसमें क्या नाम है, माइनस में नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। माइनस के लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए, माइनस के लिए भी देख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 27 - 87 - 23। अब 87 - 23 अगर हम करेंगे तो अपने पास 64 आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ पे डीएस देखिए 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, 2 और 1 3 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 4 10 1 आएगा। ये बराबर है और यहाँ माइनस है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और इस तरफ भी 1 था, तो दोनों साइड का डीएस क्या आया, 1 आया। तो माइनस में भी सेम यूज होता है,
डीएस का कॉन्सेप्ट, एलएचएस और आरएचएस वाला, ठीक। हाँ, अब इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि अगर इफ डीएस इज नेगेटिव, कि अगर डीएस कभी ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या करें। हमने सॉल्व की चीजें, सॉल्व करने के बाद हमारा डीएस जो है, डिजिट सम जो है, वो हमारा कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे? तब क्या प्रश्न सॉल्व नहीं होगा? या जितना हमने समय उसको नेगेटिव लाने तक में दिया है वो समय बेकार हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर डीएस नेगेटिव आ जाता है तो भी कोई समस्या नहीं है, उसका भी तरीका होता है। कभी भी याद रखना, कभी भी अगर डीएस नेगेटिव आए, नेगेटिव में कोई संख्या जरूर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तक आ सकता है। तो याद रखना, कभी भी डीएस के नेगेटिव आने पर या डीएस के नेगेटिव होने पर हमेशा उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? 9 जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 से बड़ा डीएस कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें 9 का महत्व है भाई। किसी भी संख्या को अगर आप 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही होगा, 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर जो भाजक होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर होता है, वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। नंबर सिस्टम में ये बात आपने पढ़ी, ठीक। तो कभी भी नेगेटिव डीएस आने पर आप क्या करेंगे? नेगेटिव डीएस आने पर आप उसमें 9 जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिख दिया गया कि ये लिखा हमारे पास 12, ठीक, और यहां पर हमने लिख दिया अपने पास मान लीजिए 7। 12 का डीएस हम देख रहे हैं तो क्या है? 3 है। 7 का डीएस तो 7 ही है। अंतर निकालेंगे तो आपके पास आएगा -4। अब सर डीएस हमारे पास -4 आ गया तो क्या आंसर यही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी डीएस के नेगेटिव आने पर उसमें हमेशा 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। यानी 12 - 7 का जो भी उत्तर होगा, इसका जो भी उत्तर होगा, वो उत्तर का डीएस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 12 में से 7 माइनस करने पर 5 आता ही है, ये सब लोग जानते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसके लिए कि डीएस अगर कभी नेगेटिव आ जाता है तो हम हमें क्या करना होता है। क्लियर है मेरी बात? नोट करिएगा अच्छे ढंग से, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। अब देखो जरा, समझना बात को ध्यान से। कुछ चीजें आपने यहां तक सीख ली। डीएस योगफल में लग गया, डीएस मल्टीप्लाई में लग गया, डीएस माइनस के प्रश्नों में लग गया। सर क्या डीएस भाग के प्रश्नों में लग सकता है? हाँ, तो कैसे लगेगा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शब्द दोहरा दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन के क्वेश्चन में डीएस कैसे लगाते हैं? डिवीजन के क्वेश्चन में भाग के प्रश्नों में डीएस कैसे लगेगा? भाग के प्रश्नों में अगर हमें डीएस का इस्तेमाल करना है तो यहां पर डीएस कैसे लगेगा, इस बात को जरा गौर से समझना। गौर से का मतलब बहुत ज्यादा गौर से। अब पहले मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूं, उसको देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा कि भाग के प्रश्नों में डीएस हम कैसे लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि हमारे पास 12 लिखा है, क्या लिखा है? 12, तो 12 का डीएस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 12 का डीएस जो है वो तो 3 होगा। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं 12/1 लिख देता हूं कि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पहले ये बताओ। 12 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 12 ही आएगा ना। और 12 को 1 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास आया 12 आया, इसका डीएस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका डीएस 3 होगा।
कुछ पॉइंट अभी समझ में आएंगे और देखते चलना, पहले समझते चलना, बड़ा मजा आएगा। अब मैं यहां पर एक संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 273। चलिए 273 का डीएस क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 273 का डीएस हमें 3 मिलेगा, 7 और 2 9 हटा दिया, ठीक। अब मैं अगर 273 को 1 से भाग दे देता हूं, 1 से 1 से भाग देने पर अब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, जो भागफल आएगा वो 273 ही आएगा ना भाई। 273 को 1 से भाग देंगे तो 273 बार ही भाग जाएगा, और फिर मैं ये कह दूंगा कि 273 का जो डीएस होगा मेरे प्यारे दोस्त वो 3 ही होगा, डिजिट सम 3 ही होगा। होगा नहीं होगा, अब बोलोगे हाँ सर होगा। फिर एक संख्या लिखी मैंने 49.50, या अभी दशमलव वाला बात हटा देते हैं, मैंने ये लिख दिया। ये एक संख्या मैंने और लिख दी, मैंने लिख दिया 24। 24 का डीएस क्या मिला, आप बोलोगे 6 मिले, और अगर मैं 24 को 1 से भाग करके डीएस निकालूंगा तो भी 6 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर अगर हम भाग के प्रश्नों में ये देख पाए कि अगर डिनोमिनेटर 1 है, भाग के प्रश्नों में अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो डीएस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट निकलकर ये आया कि डिवीजन में पहला पॉइंट ये है कि अगर डिवीजन में डिनोमिनेटर का मतलब हो गया जो उसका हर है, डिनोमिनेटर यानी कि हर, ये अगर 1 के बराबर है तो आप क्या बोलेंगे कि डीएस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, डीएस सेम रहेगा, डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डीएस हमारा सेम रहेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, यह है पहला पॉइंट कि अगर डिनोमिनेटर 1 है, हर 1 है, तो डीएस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा मेन मुद्दा डिवीजन के क्वेश्चन में डीएस लगाने का यही होता है कि हमको डिवीजन के क्वेश्चन में, भाग के क्वेश्चन में जो हर है उसको 1 बनाना है, उसका डीएस क्या बनाना है, 1 है। तो यहां से शुरू होती है कहानी कि सबसे पहला काम, अगर हम डिवीजन के क्वेश्चन में डीएस लगाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का डीएस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर का डीएस 1 बनाने की कोशिश होती है, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये कोशिश सफल होती है, कई बार सफल नहीं होती है। सफल कहां नहीं होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात को, ठीक है। सफल कहां नहीं होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हमें समझना होगा कि हम डिनोमिनेटर को 1 तो बनाएं, हर को 1 तो बनाएं, लेकिन बनाएं तो बनाएं कैसे। चलो, इसके लिए देखो क्या है कि अगर आपके पास कभी भी कोई संख्या लिखी है और संख्या में बटे 2 है, बटे 5 है, बटे में 7 है, 4 है, 8 है, अगर ये संख्याएं हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन में नीचे 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 4 आ जाता है या 8 आ जाता है, तो इसमें हम लोग डिनोमिनेटर का डीएस 1 कैसे बनाएंगे। देखो भाई मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको किसी भी संख्या के बटे में 2 दिखाई देता है कि ये बटे 2 है, और आप चाहते हो कि नीचे जो भी संख्या होगी उसका डीएस मैं 1 बना लूं, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 है तो इसका डीएस 1 बनाने में क्या करना होगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 का गुणा करेंगे। भाई नीचे जब 5 का गुणा करोगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का डीएस क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर किसी संख्या में नीचे 5 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा होता है, इसका गुणा होगा 2 का। संख्या में अगर किसी संख्या में नीचे 7 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा होगा, 7 चौको 28 हो जाएगा।
और 28 में अंकों को जोड़ोगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 का डीएस क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर नीचे 4 आपको दिखाई दे रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 का गुणा होगा, इसका गुणा होगा 7 का। और अगर नीचे 8 दिखाई दे रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 8 का ही गुणा होगा। 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 64 के अंकों का योग 10 होगा, और 10 के अंकों का योग 1 होगा। तो अगर ये संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये संख्याएं आपको डिनोमिनेटर में यानी हर में दिखाई देती हैं, तो नीचे DS1 बनाने के लिए आपको किन संख्याओं का गुणा करना होगा, ये आपको यहां से समझना रहेगा, ये नोट करना रहेगा, समझना तो है ही, मान लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, नोट करना होगा कि जिससे 2 है तो आपको गुणा किससे करना होगा, 5 से। 5 है तो किससे गुणा करना होगा, 2 से। 4 है तो किससे गुणा, 7 है तो किससे गुणा करना होगा, 4 से। 4 है तो 7 से गुणा करना होगा, और अगर 8 है तो 8 से ही गुणा करना होगा, ठीक, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो नीचे का डीएस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है जिसको नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट डाल के। अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मतलब हर में, अगर डिनोमिनेटर में 3 है या 9 दिखाई दे हो, तो DS1 कैसे बनता है इसको समझना जरा, और बनता भी है कि नहीं भी बनता है इसको समझ लेना। सपोज करिए कि हमारे पास कोई संख्या है, कोई भाग का प्रश्न है जिसमें नीचे में 3 हो जाए या 6 हो जाए या 9 हो जाए। तो अगर ऐसा रहता है कि डिनोमिनेटर में 3 हो, 6 हो या 9 हो, तो इसका स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी अगर ये कट जाता है ऊपर किसी संख्या से तो अच्छा होता है। सबसे पहले मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर मिनिमाइज हो गया, कट गया तो अच्छी बात है। और अगर नहीं कटा, स्टेप नंबर 2, अगर नहीं कटा, मिनिमाइज नहीं हुआ, तो इनका DS1 कभी नहीं हो सकता, DS नहीं निकाल सकते। फिर ये क्वेश्चन भाग वाला और लगभग वाला बन जाएगा, DS नहीं निकलेगा, 1 नहीं होगा, DS1 नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखना, जरा इस बात को समझना, तो आपको और गहराई से ये बात समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, मैंने ऊपर एक संख्या लिख दी, मान लीजिए कि 23 गुणे 5 गुणे 7, और नीचे एक संख्या मैंने लिख ली, नीचे एक संख्या लिख ली मैंने 23 की जगह मैं ऊपर पहले कर लेता हूं 24 कर लिया, और नीचे मैंने एक संख्या लिख दी 36। अब मैं चाह रहा हूं कि पहले तो ये देखूं कि ये क्वेश्चन एक्यूरेसी से सॉल्व होगा या ये लगभग से सॉल्व होगा, ये भी पता यहां से हो जाता है। जैसे अब हमें नीचे 36 दिखाई दे रहा है और ये समझ में आ रहा है 36 9 का मल्टीपल है, और अगर नीचे DS में 9 आ जाए, भाई अगर 9 का मल्टीपल है तो इसका DS 9 ही आएगा। तो अगर नीचे 9 आ गया तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। अगर कट गया तो अच्छी बात है, और नहीं कटा तो फिर मामला सही नहीं है। तो अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब जो ऊपर संख्याएं बची हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, और नीचे बची 3, अब ये क्या कट सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कट तो नहीं सकते हैं, यानी नीचे 3 बना रहेगा, और नीचे 3 बना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये प्रश्न जो है लगभग वाला हो जाएगा। और अगर ये प्रश्न नीचे लगभग वाला हो गया तो इसमें DS फिर नहीं लगाओगे, ठीक। ये कैसे पहचान करेंगे डिवीजन के क्वेश्चन में कि सर कोई प्रश्न लगभग वाला है या कोई प्रश्न एक्यूरेट सॉल्व होगा, ये भी मैं बताता हूं। पहले ये बात समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाक से। कुछ एग्जाम्पल अभी मैं और लूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं।
उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एक सवाल ले लिया कि 30015 और नीचे ले लिया 345 मान लीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, या सिर्फ ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर का डीएस क्या होगा एंड उसका डिजिट सम क्या होगा। ठीक है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल इसके लिए आपके सामने रखे हैं। इसको 45 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 415। अब इसके ऑप्शन में लिख देता हूं ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 713, दूसरा ऑप्शन है 723, फिर 733। ABCD आप अपने हिसाब से लिख लेना, 733 और उसके बाद मैंने अगला ऑप्शन लिख दिया 752। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको कि इसको इससे भाग देकर आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या है। तो अगर भाग देकर आंसर बताना है तो मैं ये तो समझ पा रहा हूं कि इतना भाग देना एग्जाम के लिए तो बड़ा हानिकारक है। ऐसे तो एग्जाम में भाग नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार प्रश्नों के अंदर ऐसी कैलकुलेशन आपको मिल जाती है ना। मैं सही कह रहा हूं ना। अब उस कैलकुलेशन को करने के लिए बच्चा अलग से 30 सेकंड और ले लेता है और वही टाइम वेस्ट होना शुरू होता है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। नीचे का डीएस चेक कर रहा हूं तो हमारे पास नीचे का डीएस क्या है, 5 1 6 6 4 10। नीचे का डीएस अपने पास 1 है और जैसे ही नीचे डीएस 1 दिखाई दिया हमें कोई परेशानी नहीं, हमें किसी चीज का कोई गुणा भाग नहीं करना है। नीचे का डीएस जैसे ही 1 आ गया काम खत्म। हमें सिर्फ ऊपर का ही डीएस चेक कर लेना, अपना काम आसान हो जाएगा। ऊपर का डीएस क्या है, 5 4 9। ऊपर का डीएस अपने पास 3 आ गया तो वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि जिसका डीएस 3 हो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए 7 3 10 1 11, इसका डीएस 2 है। फिर 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, इसका डीएस 3 है। फिर 7 3 10 3 13, इसका डीएस 4 है। और यहां से 7 और 2 9 खत्म होगा तो इसका डीएस 5 है। तो कौन सा ऑप्शन आया है जिसका डीएस 3 के बराबर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन जो 723 वाला ऑप्शन था वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका डीएस हमारा ऊपर के क्वेश्चन के डीएस से मैच कर गया। तो इतना बड़ा जो आपको डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, भाग का प्रश्न, डिवीजन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, वो तो सेकंड में हो गया, है ना। एग्जाम्पल और समझा देता हूं और लिख लो मजेदार ढंग से चीजों को सीखते हुए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए 4536/32। दूसरा एग्जाम्पल 4536 बटे में मैंने लिख दिया 32 यानी कि 32। एक एक करके समझते चलिएगा। ठीक, 32। अब इसके अगर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि 141.55। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 141.05। तीसरा मैंने लिख लिया 140.05 और चौथा एग्जाम्पल मैंने इसका लिख लिया 141.75। ये इसके ऑप्शन हो गए। बताइए क्या आंसर। अब आप अगर छोटे बच्चे होते या आपने डीएस नहीं पढ़ा होता तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज आती है उसी से किया जाता। फिर आप 32 और 4536 का विभाजकता देखते, इसके आखिरी 2 अंक देखते, 4 से कटेगा, फिर इसे 4 से कटेगा, फिर सॉल्व होगा, कहीं जाके फिर आंसर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई नीचे ध्यान से सुनना, नीचे 32 लिखा है। 32 का डीएस क्या होगा, 3 + 2 5 होगा। और जब डिनोमिनेटर का डीएस 5 आ जाए तो हमें क्या करना होता है, अभी आपने पढ़ा था, डिनोमिनेटर का डीएस 5 आने पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा करते हैं। तो हमें यहां पर यही कर लेना है, नीचे भी 2 का गुणा कर देना है, ऊपर भी 2 का गुणा कर लेना है। अब नीचे 2 का अगर गुणा हो गया तो नीचे का डीएस तो 1 बन गया, तो नीचे का काम खत्म। अब नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम मामला ऊपर देखेंगे। 5 4 9 6 3 9 खत्म हो गया, यानी यहाँ पर डीएस सिर्फ आपके पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो इधर वाला हिस्सा बचा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? डीएस क्या मिला, 2। वो ऑप्शन पकड़ना है जिसमें डीएस 2 मिले। पहला ऑप्शन 5 4 9 खत्म, 5 और 2 7, 5 4 9 खत्म,
यहाँ पर 2 है, 5 4 9 खत्म, डीएस 1 है, 5 4 9 खत्म, 7 और 2 9 है डीएस। कौन सा ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें डीएस 2 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे भी मिला, जिसका आंसर 2 है। अब मन में ये क्वेश्चन होगा, सर यहाँ तो दशमलव लगे हुए थे, आपने दशमलव को ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही यहाँ पे डीएस निकाल दिया, है ना? ये भी तो प्रश्न आएगा ना मन में कि दशमलव का ध्यान दिए बगैर सर आपने प्रश्न को, उत्तर को निकाल दिया। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इसको भी यहां इलेबोरेट कर देता हूं। दशमलव का और प्रतिशत का, दशमलव का और प्रतिशत का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये सीख लीजिए। यहां पर आप क्यों जो प्रश्न पूछोगे ना उसका जवाब आपको मिलेगा और ये जरूरी है। क्यों नहीं होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास एक संख्या लिखी है 2.3, तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 10 का डीएस क्या होगा? 1 होगा। कोई भी दशमलव की संख्या हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, मान लीजिए अपने एक दशमलव की संख्या लिख ली 0.0045। अब अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 1 के बाद 4 जीरो आएंगे, लेकिन जो 1 के बाद 4 जीरो आएगा इस संख्या का डीएस भी तो 1 ही रहेगा। तो आप ये देख पाओगे कि दशमलव को हटाने के बाद जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो नीचे जो भी संख्या आती है उसका डीएस 1 ही रहता है, और अगर नीचे का डीएस यानी डिनोमिनेटर का डीएस 1 है तो उसको निगलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ ऊपर का डीएस फिर देखते हैं। बच्चा सेम ऐसा ही कुछ होता है प्रतिशत के साथ। सपोज करिए आपके पास लिखा है 53% और इसका डीएस आपको देखना है, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि इसका डीएस 5 और 3 8 होगा। क्यों होगा भाई? 53 को हम लोग कैसे लिखेंगे? परसेंट हटा के नीचे 100 आएगा, और 100 का डीएस अगर आप देखेंगे तो ये तो 1 ही होगा ना, 1 होगा। और अगर नीचे 1 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास, हमें ऊपर का ही डीएस लिखना होगा, बस काम खत्म हो जाएगा। इसलिए दशमलव का और प्रतिशत का डीएस पर, डिजिट सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नोट करने वाला है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। अब जो एग्जाम्पल चल रहे थे उस पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, एक संख्या लिख लेते हैं। लिखिए जैसे 50 61 5061 50 61, और आगे मैं लिख लेता हूं 42 42, और बटे में मैंने लिख दिया 927। ठीक, ये लिख दिया। अब ध्यान से सुनना जरा, अब इसके ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि रैंडमली मैंने ये संख्या यहां पर लिख दी। अब इस संख्या में जो बात मैंने आपको यहां समझाई थी कि अगर डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 हो तो पहला काम क्या होता है कि हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो कट जाए, और फिर अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कटता है तो फिर नीचे स्टेप में डीएस कभी 1 नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर 3 6 9 आ गया फिर ये लगभग वाला प्रश्न हो जाएगा। तो पहले यहां पर ये चेक करते हैं। देखो जरा, नीचे का डीएस हमें क्या दिखाई दे रहा है? 7 और 2 9 दिखाई दे रहा है। ऊपर का डीएस 4 2 6 1 7 7 6 13 5 18 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर नीचे का डीएस 9 है, ऊपर का डीएस 9 है, तो संख्या 9 से तो कट रही होगी, और नीचे का डीएस हमें 3 6 या 9 नहीं रखना है। तो पहले एक काम करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम इसको 9 से काट के मिनिमाइज करते हैं, और
कोशिश ये रहेगी कि नीचे का डीएस 3, 6 या 9 हट उसमें ना बने, ठीक है ना। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 तीजा 27 हो जाएगा। इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 9 पंजे 45, 5 बचेगा 46, 9 पंजे 45, 1 बचेगा 11, 9 एकम 9, 2 बचेगा 24, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 बचा, अच्छा 9 छठे 56 होगा, यहाँ पर 9 छक्के 54 हो जाएगा। 9 पंजे 45 हो गया, 5 बचा 56 हो गया, 9 छक्के 54 होगा, 1 बचेगा, 2 बचा 21 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 बचा तो 34 हो जाएगा, 9 तीजा 27 होगा और 9 अट्ठे 72 होगा। और अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, 103 आ रहा है। अब देखो जो 9 हमें डीएस में दिख रहा था, जब हमने एक बार उसको मिनिमाइज किया तो अब हमारे पास जो नीचे वैल्यू बची है, अब उसका डीएस हमें 9 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, इसका डीएस हमको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे इस संख्या का डीएस जो है ना वो हमें 4 दिखाई दे रहा है। और डिनोमिनेटर में अगर संख्या 4 है, संख्या का डीएस 4 है, तो हम ऊपर और नीचे किससे गुणा कर लेते हैं? 7 से गुणा कर दिया, फटाक से काम खत्म। अब 7 चौको 28, तो नीचे का डीएस 1 बन गया, यहां से काम खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ ऊपर का डीएस देखना है, नीचे हमें ध्यान ही नहीं देना, काम ही खत्म हो गया। देखिए जरा ध्यान से, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 5 2 7, 8 7 15, 15 का डीएस क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पर है 7, तो 7 छंग 42, 42 आएगा। और 42 का डीएस जब आप लिखोगे तो 4 + 2 का मतलब 6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा उसका जो डीएस रहेगा वो कितना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? 6 रहेगा। क्लियर होगी बात? कितना रहेगा? 6। वेरी गुड, नोट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमाइज करने का जो ढंग है ना वो आपको सीखना रहेगा। जो मिनिमाइज करने वाला तरीका है ना वो आप समझ लीजिए कि वो क्या तरीका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां के बाद यहां तक हो गया 6। अब बात ये आती है कि डीएस कब नहीं लग सकता है। कैसे पता करेंगे कि इस सवाल में डीएस नहीं लगेगा या इस सवाल में डीएस लगेगा? आइए डीएस कब नहीं लगेगा? डिजिट सम कब नहीं लगेगा? तो अभी मैंने आपको एक सतही तौर पर यह बता दिया था कि अप्रॉक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें डीएस नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या होगा कि अप्रॉक्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, यानी जो लगभग वाले क्वेश्चन होते हैं, कई प्रश्नों में क्या होता है डायरेक्ट ये लिख देता है कि दशमलव के 2 स्थान तक आंसर निकालना है या लगभग आंसर निकालना है, सीधे सीधे लिख के ही एग्जाम में आता है। तो जिन प्रश्नों में ये लिख के आया कि लगभग में आंसर निकालिए, दशमलव के 1 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक आंसर निकालिए, वो प्रश्न लगभग के होते हैं जो देख कर पता चल जाते हैं। कई प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जिनको देखकर ये नहीं पता चल पाता है या उसमें लिखकर नहीं आता है कि ये लगभग वाले हैं या नहीं है, उनको कैसे पहचानेंगे? कब नहीं लगाना है? अप्रॉक्स के क्वेश्चन जो लिखकर आते हैं, सामने दिखते हैं, वो तो सामने है। अब पहचानना कैसे होगा समझना जरा। डीएस जो रहता है, डिजिट सम जो रहता है, उससे 2 प्रकार के आंसर निकलते हैं। एक एक्यूरेट आंसर निकलता है, बिल्कुल स्पष्ट आंसर निकलता है जिसमें 100% आप डीएस लगा सकते हो। एक आंसर निकलता है अप्रॉक्स का जिसमें डीएस नहीं लगता है। ये पहचानना कि जिसमें डीएस नहीं लगेगा वो कैसे हो। आइए देखो, आपने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें एक पॉइंट पढ़ा होगा शांत और अशांत दशमलव का। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक पॉइंट पढ़ा होगा और उसके पहचानने के तरीके को पढ़ा होगा। सेम वही तरीका यहां यूज होता है। कोई आंसर एक्यूरेट होगा, इसकी वजह क्या होगी? इसका कारण होता है कि अगर कोई आंसर एक्यूरेट निकल रहा है तो उसका जो हर होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, याद रखना वो 2 का या 5 का
या 10 का मल्टीपल होगा, का गुणज होगा। अगर कोई भी प्रश्न में नीचे लिखी हुई संख्या, डिनोमिनेटर में लिखी हुई संख्या 2 का, 5 का या 10 का गुणज है, तो उसका आंसर एक्यूरेट निकल कर आएगा। आप उसमें आसानी से डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी क्वेश्चन के में लिखी हुई संख्या का जो हर है, कोई भी क्वेश्चन लिखा है उसमें हर लिखा है, तो वो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, अगर इफ वो 2 या 5 या 10 के अलावा किसी और संख्या का मल्टीपल आता है, किसी और संख्या का गुणज होता है, गुणज हो, तो वहां पर आप ये 100% श्योर होकर बोलेंगे कि ये प्रश्न अप्रॉक्स है, इसमें डीएस नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए नीचे 3 दिखाई दे गया, 9 दिखाई दे गया, 7 दिखाई दे गया, 6 दिखाई दे गया, तो आप क्या बोलेंगे कि वहां पर हम डीएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सवाल पूरा सॉल्व नहीं होगा, लगभग में जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका था कि डीएस कब लगता है, कब नहीं लगता है, और कैसे हम ये पहचानेंगे कि इस प्रश्न में, भाग में या कहीं पे भी हमें डीएस लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर। अब डीएस के विषय में कुछ फैक्ट हैं जो आपको मैं लिखता हूं, उनका तजुर्बा बताता हूं, ये ऐसा क्यों होता है, उनको याद रखिएगा और समय पड़ने पर इस्तेमाल करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद रख रहा है और जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल ही नहीं। ठीक है, सम फैक्ट अबाउट डीएस। सम फैक्ट अबाउट डिजिट सम डीएस। क्या है डिजिट सम और डीएस के कुछ फैक्ट? अगर हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, याद रखिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डीएस होता है वो हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या फिर 9 होगा। इसके अलावा नहीं हो सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या डीएस ये लेकर चलेगी, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, ये भी याद रखना है। ये आपको जानकारी कुछ बच्चों को हो सकती है, कुछ को नहीं हो सकती है, लेकिन बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इट्स वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सच नहीं है। क्या मतलब है सर इसका उल्टा सच नहीं है? इसका उल्टा सच नहीं है ये मतलब है कि अगर किसी संख्या का डीएस 1, 4, 7 या 9 है, तो ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इस चीज का एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आप अपने मन में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज्यूम करिए, कोई भी, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने एक बड़ा नंबर एज्यूम कर लिया 36, और 36 का वर्ग देख लिया 1296। अब अगर हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 1296 का अगर डीएस निकालेंगे तो हमारे पास 1296 का डीएस क्या आएगा? 9 आएगा ना। आप इसे 9 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। हमने 29 लिख लिया, या मान लीजिए हमने लिख दिया 98 या 99 लिख लिया, 98 लिख लेता हूं।
98 का वर्ग कर रहा हूं मैं, 98 का वर्ग 100 से 2 कम है, 2 ही और कम कर दो, 96, 9604 हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो गया। अब अगर हम इसका डीएस निकालेंगे तो इसका डीएस 1 है। क्यों आता है ऐसा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डीएस हमेशा 1, 4, 7 या 9 में से ही क्यों होता है, मैं ये आपको बता देता हूं, फिर इसके वाइस वर्सा पर चलेंगे। देखिए, अगर मैं एक संख्या है 1, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास 0, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास 0, 4 आएगा, मैं 3 का स्क्वायर करूंगा हमारे पास 0, 9 आएगा, मैं 4 का स्क्वायर करूंगा हमारे पास 1, 6 आएगा, मैं 5 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा 2, 5। मैं 6 का स्क्वायर करता हूं, 7 का स्क्वायर करता हूं, 8 का स्क्वायर करता हूं, 9 का करता हूं, 10 का करता हूं, कुछ भी करता हूं। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो उसके जो डीएस होंगे वो शुरुआत के 4 अंकों के ही डीएस के बराबर होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है ये भी तो जानिए। ऐसा इसलिए होता है कि आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जब वर्ग निकालते हो तो उसके अंकों को जोड़ना पड़ता है, और अंकों को जोड़ने पर जब हम डीएस मिलेंगे ना शुरुआत से ही, तो वो यही मिल सकते हैं, इसके अलावा हो ही नहीं सकते हैं। अब 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 14 का, 545 का वर्ग करके देखें, ठीक, इसलिए ये ऐसा होता है। दूसरी बात जो मैंने यहां बोली कि इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, कि अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी है जिसका डीएस 1, 4, 7 या 9 है, तो जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग हो। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हमारे पास एक संख्या 27 लिखी है और 27 का डीएस जो है मेरे प्यारे भाई ये 9 होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 27 जो संख्या लिखी है ये हमारे पास पूर्ण वर्ग है, क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डीएस क्या है, 9 है। तो ये इसका उल्टा जो सत्य नहीं है, बात लिखी है वो ये है। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का डीएस हमेशा क्या होंगे, या तो 1, या तो 4, या तो 7, या तो 9। ठीक है, नोट करिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि फैक्ट में आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें होती हैं, 1, 4, 7 या 9 ही होगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला हिस्सा मैं रफ किए दे रहा हूं, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि एक जानकारी आपके दिमाग में बनी रहे। ठीक है, चलो जी नोट कर लो इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर दिया है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर दिया है, प्राइम नंबर का मतलब हो गया कोई अभाज्य संख्या दी है, तो इसके विषय में आपको याद ये रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या का डीएस कभी 3, 6, 9 नहीं हो सकता है, ये याद रखना। कोई भी प्राइम नंबर दिया है तो उस प्राइम नंबर का डीएस कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 3, 6 या 9 नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर बी द डीएस ऑफ एनी प्राइम नंबर, नहीं होगा। कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास दी है सिर्फ 3 को छोड़कर, यहां पर लिख लीजिएगा, सिर्फ 3 को छोड़कर, सिर्फ 3 को छोड़कर, 3 का तो डीएस 3 हो सकता है, सिर्फ 3 को छोड़कर, एक्सेप्ट 3। ठीक, ये नहीं हो सकता है और यहां पर ये हो सकते थे, इसमें आपस में कंफ्यूज मत हो जाओ। ये पॉइंट नंबर हो गया 2। तीसरा आता है पॉइंट नंबर 3, घन संख्या जो होती है, जो क्यूब नंबर्स होते हैं, क्यूब नंबर का डीएस जो होगा, कोई भी क्यूब नंबर होगा यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर अगर होता है, पूर्ण घन संख्या जिसे कहते हो, तो उसका जो डीएस होगा वो हमेशा 1, 8 या 9 में से ही होगा। डीएस हमेशा 1 होगा या फिर 8 होगा या फिर 9 होगा, ये होगा। ठीक है,
किसी भी पूर्ण घन संख्या का डीएस हमेशा या तो 1 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। नोट करें अच्छे ढंग से, 1, 8 या 9 में बात होगी। ये कुछ ऐसे फैक्ट थे किसके विषय में, डीएस के विषय में। डीएस मतलब डिजिट सम के विषय में, जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने ही रखने हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा आपको रखना ही होगा। ठीक है, अब इसका एक सिर्फ और कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो है यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट। सर यूनिटरी मेथड, सर हिंदी में बताएंगे क्या? एक एक नियम पढ़ा है आप लोगों ने, एक एक नियम हम लोग नहीं पढ़ते थे बचपन में क्लास 6, 7, 8 में कि भाई 3 वस्तुएं 10 रुपए की हैं तो 7 वस्तुएं कितने की होंगी, या 5% का मान 105 है तो आगे 95% का मान कितना होगा। ये यूनिटरी मेथड है। तो उस पर भी डीएस लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, वो भी डिवीजन से ही लगता है। डीएस इन यूनिटरी मेथड। अभी मैं आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो और मजा आएगी डीएस का। यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब देखिए यूनिटरी मेथड का मतलब मान लीजिए ए का मान जो है वो बी के बराबर है, तो आपसे बोला कि भाई सी का मान क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। कभी भी ऐसा प्रश्न पड़ जाए या किसी प्रश्न के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाए तो आप क्या करोगे, होता क्या है करने का तरीका कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी का गुणा आप बी के साथ कर लेंगे और इसको इसके साथ रखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क का मान कि ए गुणे बी और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में होगा सी। अब इसके बाद सब मामला खत्म हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो यहां पर कंप्लीटली आपको डीएस का इस्तेमाल करना है, जो डिवीजन में आपने भी सीखा। ए का डीएस लिखेंगे, गुणे में बी का डीएस लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी का डीएस आ जाएगा। और सभी डीएस को लिखने के बाद आखिरी में जो आपका आंसर का डीएस आएगा उसे आप ऑप्शन से मैच कर लेंगे, तो काम आपका आसान हो जाएगा। सवाल इस प्रकार से होंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर डीएस के सारे कॉन्सेप्ट थे। मैं आपको एक बार रिवीजन पे दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपने डीएस में सीखी, फिर इसके प्रश्नों को हम लोग आगे देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर ये था, पहले 2 पॉइंट कि डीएस क्या होता है, गुणज डीएस हो तो क्या करना है, और संख्या में अगर 9 आ जाए तो क्या करना है। दूसरा नंबर पॉइंट है किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर डीएस नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 3 था कि एलएचएस और आरएचएस का डीएस हमेशा बराबर होता है, चाहे वो योग का प्रश्न हो, गुणा का हो, स्क्वायर का हो, माइनस का हो। और अगर डीएस नेगेटिव आ जाता है तो उस पर हमें क्या करना होता है, 9 जोड़ना होता है। डिवीजन के क्वेश्चन में डीएस किस प्रकार से लगता है, इसको आपने पूरा थ्योरी के साथ समझा, एग्जांपल के साथ समझा कि नीचे 3, 9 या 6 होगा तो पहले मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर वो प्रश्न अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन में चला जाता है। और ये कैसे पहचानना कि किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रश्न का उत्तर अप्रॉक्स में आएगा या एक्यूरेट आएगा, उसके लिए तरीका यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट थे डिजिट सम के विषय में, और सबसे आखिरी में आपने पढ़ लिया यूनिटरी मेथड में डीएस का इस्तेमाल कैसे होगा। अब यहां से हम लोग आते हैं इसके प्रश्नों पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, उसमें आपने पढ़ लिया था डीएस 1 से 9 तक हो सकता है, स्पेशल केस मैंने 0 और डीएस का आपको बता दिया। 9 जोड़ने पर डीएस नहीं बदलता है, 9 को 0 लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9 होता है, ये भी आपने पढ़ लिया था। अब आते हैं सवालों पर। ये सवाल है पहला क्वेश्चन। अब अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके सामने होता, आप डीएस नहीं पढ़ते, तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि सर हम ये देखते हैं कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते और फिर कुछ और देखते, लास्ट डिजिट मेथड लगाते, लेकिन लास्ट डिजिट सेम आ रही, तो फिर अगर लास्ट डिजिट सेम आ रही है तो डीएस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए जरा, 8
और 5 13, 13 का डीएस हो गया 4, 9 खत्म कर दीजिए, यहाँ पर डीएस 6 आएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और बीच में चिन्ह थे गुणे के। ठीक, तो अब 6 चौको 24 या 8 छंग 48, 48 गुणे 4 192 होता है और 192 में हम ये देखेंगे 9 को खत्म कर लेंगे तो हमारा डीएस 3 होना चाहिए। वो ऑप्शन चुने जिसमें डीएस 3 हो। पहला ऑप्शन देखिएगा, 6 और 3 9 खत्म कर दिया, 5 और 4 9 खत्म कर दिया, इसका डीएस 6 है। 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 2 और 2 4 है डीएस। 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 2 और 1 3 है डीएस। फिर उसके बाद 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 3 और 2 5 आ रहा है। तो हमारा डीएस यानी हमारा आंसर उस ऑप्शन के साथ मैच होगा जिसका डीएस सवाल के डीएस के साथ मैच होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, आंसर कोशिश करिए बताने की। 6 और 3 9 खत्म, तो यहाँ पर डीएस 5 रहा, 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 हो गया। अब ये जो डीएस है इसको आप 9 लिख सकते हैं। याद रखना, गुणा होगा अगर कभी भी संख्याओं का और वहां पर अंकों का योग 9 आ रहा है तो उसे 9 ही लिखेंगे, इसको 0 नहीं करेंगे। ठीक, गुणे में 9 ही रखना है। योग के प्रश्न में, जोड़ने के प्रश्न में, एडिशन के प्रश्न में 9 को आप 0 ले सकते हो। 5 और 4 9 खत्म, यहाँ पर डीएस 1 मिल गया। अब बीच में चिन्ह थे गुणे के तो गुणा लगा लेते हैं। 9 पंजे 45, 45 एकम 45 होगा और 45 का डीएस अगर आप देखेंगे तो 9 होगा। अब इसको आप चाहो तो 0 कर सकते हो। फिलहाल 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 और खत्म हो गया, 5 और 4 9 यहाँ पर आ गया, 9 ये खत्म, 6 3 9 ये खत्म, 5 4 9 ये खत्म, 6 4 10, 10 का डीएस 1 हो गया। फिर 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 5 11, 11 का डीएस 2 हो गया, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 3 8 और 1 9 खत्म, तो 6 और 1 7 यहां पर आ जाएगा। इसका डीएस हो गया हमारे पास 7। ठीक है ना। अब आंसर क्या बना, बोले सर आंसर वही होगा जिसका डीएस 9 के साथ मैच कर रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो ये सवाल इतनी तेजी से भी हो सकते हैं अगर आप डीएस अच्छे से जानते हैं। देखिए 14 का क्यूब लिखा है, इसका डीएस क्या होगा भाई? 14 जो है, 14 का डीएस होता है 5, 4 और 1 5। ऊपर पावर कितनी थी? 3 थी। 5 की पावर 3 क्या हो गया? 125 हो गया। और 125 का डीएस अगर हम देखेंगे तो 8 होगा, यानी वो ऑप्शन आंसर जब बनाएगा जिसका डीएस 8 हो। अब वहां पर किसका डीएस 8 हो रहा है वही तो चेक करना है। तो देख लीजिए 5 4 9, 4 और 2 6 डीएस आया। फिर उसके बाद 6 4 10 4 14, 14 2 16, 16 का डीएस 7 हो गया। 7 और 2 9 खत्म कर दिया, 4 और 4 8 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 8 4 12 4 16 2 18, 18 का डीएस 9 हो रहा है। हमें 8 के साथ वाला मैच करना था, सी आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखिए, इसको भी सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पे बताना है कि क्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पर डीएस लगाते हैं। पहले हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन के डीएस लिख लें। 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा और 81 का डीएस जो होगा वो 9 होगा। 5 4 9 और 1 10, 10 का डीएस 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी इसका डीएस 1 होगा। 6 4 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर अगर हम चाहें तो कर लें 121, 121 का डीएस 4 होगा। 7 4 11 और 1 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका डीएस 9। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डीएस 9 आ रहा है, दिख रहा है ना, ऊपर वाला ऑप्शन और नीचे वाला ऑप्शन। दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे डीएस 9 आ रहा है। अब सवाल का डीएस क्या है ये भी तो चेक कर ले। तो यहाँ पर 1 एज इट इज प्लस इसका डीएस 2 गुणे 2 और 1 3 हो गया डीएस। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया डीएस। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया डीएस। तो पहले गुणा कर लेते, तब तो डीएस निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 6 चौको 24, 24 तिहाई 72, 72 दूनी 144, 1 प्लस 144, 144 का डीएस 9 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 का डीएस 1 हो गया, यानी सवाल का डीएस 1 था। और कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसमें आंसर 1 डीएस से मैच कर रहा था? तो वो ऑप्शन नंबर बी था। तो ये अपना आंसर हो गया। देखिए अगला, ये देखिए यहाँ पर दशमलव भी है, भाग माइनस भी है, प्लस भी है, सब कुछ है यहाँ पर। आइए, दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है, डीएस में डायरेक्ट आंसर लेंगे। 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहाँ पे डीएस आया 8, माइनस लगाया।
8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 7 14 और 4 18 हो गया, 18 का डीएस 9 हो गया। बहुत ध्यान से सुनना। प्लस 7 और 2 9 खत्म कर दिया, 9 ये खत्म, 5 और 3 8, यहाँ पर डीएस हो गया 8 8 8 16 16 माइनस 9 तो हुआ अपने पास 7। ठीक, या फिर आप ये कर सकते थे कि जैसे ये 9 आया है, 9 को यहाँ पर 0 मान लीजिए, 8 और 8 16 को जोड़ लीजिए तो डायरेक्ट डीएस 7 आ जाएगा, है ना। वो ऑप्शन मैच करना चाहिए जिसका डीएस क्या बने, 7 बने। 7 दिख रहा है ना ये कलर? हाँ दिख तो रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं। 3 2 5 5 2 7, यहाँ पे डीएस 7 बना। यहाँ पर देखिएगा 4 3 7 और 1 8, इसका डीएस 8 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 4 4 8 1 9 खत्म हो गया, 2 और 2 4 डीएस बन रहा है, 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, यहाँ पे डीएस 3 बन रहा है। तो हमारा डीएस तो क्वेश्चन का 7 आ रहा था, और 7 किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी ए के साथ। तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए प्रतिशत का सवाल। अब प्रतिशत का आ गया, अगर प्रतिशत लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएं, कुछ नहीं, प्रतिशत का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं होना है। आप ये प्रतिशत अपने दिमाग से हटा दीजिए। इनका डीएस लीजिए, 4 और 4 8, ऑफ का मतलब गुणा, 5 2 7 और 1 8, प्लस 7 5 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 8 4 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। यहाँ देखिए 8 8 64, 64 का डीएस 1 हो गया। यहाँ पर 3 3 9, तो आप चाहो तो 9 को लिखो, जोड़ का प्रश्न है, चाहो तो हटा दो, यानी हमारे पास फाइनल आंसर का डीएस जो होगा वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे डीएस 6 है, यहाँ पे डीएस 9 है, यहाँ पर डीएस अगर हम देखें तो 8 5 13, 13 और 6 19, 9 और 1 10, यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर अगर डीएस देखें 6 5 11 7 18 9 है, 1 वाले से मैच होना चाहिए था, तो आंसर क्या बना? 685। ठीक है, ये आइए सवाल, इस पर डीएस का काम करते हैं। देखिए जरा, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब डीएस हो गया 3, गुणे में हो गया 1 और 1 2 डीएस, माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, गुणे में आ जाएगा 7 और 7 14, 14 का डीएस हो गया 5, प्लस 2 और 2 4 हो गया, बराबर है और एक्स है क्वेश्चन मार्क की जगह, और 11 का डीएस हो गया 2। समझना बहुत ध्यान से इस सवाल को, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। ठीक है, तो पहले गुणा, 3 दूनी 6, माइनस 9 पंजे 45, 45 का डीएस 9, प्लस 4, बराबर में x इंटू 2 है। ध्यान से सुनिएगा, 6 4 10, 10 में से 9 माइनस कर लेंगे, 1 हो जाएगा, और इधर हमारे पास x इंटू 2 लिखा था, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और बराबर में x। और डिवीजन के क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जब डिनोमिनेटर हमारा 2 या 5 हो, तो अगर 2 है तो ऊपर 5 का गुणा करते हैं, नीचे 5 का गुणा करते हैं। तो नीचे 5 का गुणा करेंगे तो इसका तो काम खत्म, इसका डीएस 1 बन गया। 5 एकम 5, यानी जो भी आंसर होगा हमारे पास उसका डीएस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब वो ऑप्शन पकड़ना जिसमें डीएस 5 हो, तो 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, इसका डीएस 2 दिख रहा है। आगे 5 4 9 खत्म हो गया, 7 5 12 और 3 15, 15 का डीएस 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 5 11 और 2 13, 13 का डीएस 4 हो गया। 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 4 और 1 5 आया, तो डीएस 5 वाला मैच करना था। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये हर वो क्वेश्चन है जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछे गए, वो कलेक्शन है ये। कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है कि अपनी तरफ से कोई बना दिया गया, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो लिए हैं वो क्वेश्चन है जो कि वनडे एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। ये देखिए, एक कुर्सी की कीमत 350 रुपए अंकित की गई, जिसे 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 10% पर बेच दिया गया। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल कैसे होता है? ध्यान से सुनना, किसी भी कुर्सी का जो अंकित मूल्य है ना वो 350 है, इस पर पहला डिस्काउंट 25% का दिया गया तो चीज बनी 75% की, दूसरा डिस्काउंट 10% का दिया गया तो चीज बनी 90% की। अब नीचे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे का डीएस तो 1 बन रहा है, ऊपर का ही डीएस देखना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डीएस देखिए 5 और 3 8 है, यहाँ पर 7 5 12, 2 और 1 3 हो गया, ये 9 हो गया, 9 और 0 गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करोगे तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा ना कि अगर ये 9 का मल्टीपल है तो फाइनल जो डीएस होगा वो 9 का मल्टीपल होने के कारण डीएस उसका 9 ही होगा। वो ऑप्शन पकड़िए जिसका डीएस 9 बना दे, क्योंकि नीचे तो 1 है ना, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
6 3 9 खत्म, 5 2 7 2 9 आ गया, 5 2 7 2 9 खत्म, इसका डीएस 3 आ गया। और सुनिए 5 4 9 खत्म, इसका डीएस 4 आ गया। 5 2 7 2 9 खत्म, इसका डीएस 6 आ गया। तो 9 किसके साथ मैच हुआ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ऐसे इस प्रश्न के लिए जरूर नोट कर लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट में दिखाई देता है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। और याद रखना कि सक्सेसिव डिस्काउंट में जब कभी भी, बच्चा फिर से बोल रहा हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट में जब कभी भी आपको जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं उन डिस्काउंट में एक डिस्काउंट अगर आपको 10% का दिखाई दे गया, 2 डिस्काउंट हो, 3 डिस्काउंट हो, 4 डिस्काउंट हो, 5 डिस्काउंट हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी डिस्काउंट हो, अगर उसमें एक डिस्काउंट भी 10% का हो गया, 10% का दिखाई दे गया और विक्रय मूल्य पूछा गया, तो याद रखना वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 9 बनेगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रख लीजिएगा, छोटी सी बात है। सवाल नंबर नेक्स्ट आइए। देखिए पहला आपने ये जो सवाल देखे यहां पर, पहले तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। पहले देखो ये सवाल सिंपल मल्टीप्लिकेशन का था, फिर यहां पर आपने क्यूब का सवाल देखा, फिर ये सवाल आपने देखा वर्ड मास से करने वाला सवाल था जिसमें स्क्वायर बन रहा था, नीचे स्क्वायर है ऑप्शन में। फिर ये सवाल आपने देखा जिसमें जोड़ घटाना दोनों था डीएस से। ये सवाल आपने देखा प्रतिशत का। ये सवाल आपने देखा जिसमें सब कुछ था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला मामला हिस्सा था इसमें। ये सवाल आपने देखा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। अगला सवाल आप देख रहे हैं इंटरेस्ट का, जो कि डीएस से सॉल्व होगा। 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली की योजना में 12% की ब्याज दर से निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? 2300 रुपए मूलधन था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया और प्रति वर्ष 12% का ब्याज मिलना था। तो 1 साल में 12%, 3 साल में 36%। अगर मिश्र धन पूछा है तो ये मिश्र मूलधन अपने आप का 136% हो जाएगा। ये निकाल कितने परसेंट निकालना है? 136% निकालना है। यानी कुल मिलाकर हमें ये हिस्सा सॉल्व करना था। तो नीचे का डीएस कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, काम खत्म है। हमें सिर्फ ऊपर का डीएस देखना है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 3 9 खत्म कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी आंसर जो होगा उसका डीएस 5 होना चाहिए। बस बात खत्म। 8 1 9 खत्म, 3 2 5 दिखाई दिया, 9 खत्म, यहाँ पर 5 3 8 8 5 13 का डीएस 4 है, 7 2 9 खत्म, यहाँ पर डीएस 7 है, 9 यहाँ खत्म, इसका भी डीएस 7 है। तो हमें तो आंसर उसको वाला चाहिए था ना जिसका डीएस 5 हो, और वो कहाँ है? वो ऑप्शन नंबर ए में है। अच्छा, ये आंसर निकालने के लिए, इसका डीएस 5 निकालने के लिए ये हिस्सा लिखने की आवश्यकता तो थी नहीं, ना लिखा जाए तो बेहतर होगा, तो हमारा समय और बचेगा। अब ये सवाल देखिए, ये भी हमारे पास इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और 10% है, तो 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 24,000 रुपए की राशि पर ब्याज क्या? पहले साल ब्याज मिला 8%, दूसरे साल ब्याज मिला 10%। ये ब्याज मिला है इस पर 24,000 रुपए पर, तो ब्याज पूछ रहा है। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो 24,000 रुपए पर अगर पहले साल 8% ब्याज मिलता है और इसी 24,000 रुपए पर, गौर से सुनिएगा, इसी 24,000 रुपए पर दूसरे वर्ष में 10% ब्याज मिलता है, तो टोटल ब्याज कितना होगा? यही तो पूछ रहा है, और कुछ तो नहीं पूछा। नहीं पूछा है सर। परसेंट का डीएस में कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो अगर परसेंट नीचे आएगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डीएस 6 हो गया, ये 8 हो, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ पे डीएस 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। 8 छंग 48, 48 का मतलब हो गया आपके पास 8 4 12, तो यहाँ पे डीएस 3 आएगा, 6 एकम 6, यहाँ पे डीएस 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, फाइनल डीएस अपने पास 9 आएगा। वो ऑप्शन आंसर होगा। 9 खत्म, 4 3 7 डीएस दे रहा है, 5 4 9 खत्म, 2 3 डीएस दे रहा है, 5 और 4 9 हो गया। यहाँ पर बात करते हैं तो 6 6 12, 12 8 20, 5 25, इसका डीएस 7 है, डीएस 9 वाला आंसर।
ये तो सेम रहेगा ना 24,000। चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की, है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अभी हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज के आपको कराए, अब ये है सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बहुत प्यारा सवाल है। क्या है कि 4,000 रुपए है आपके पास, 4 साल का 10% की दर से, 4 साल का 10% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, सीआई होगा, वो आपको बताना है। अब आपको अगर ध्यान से सुनना, आपको अगर ये कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो बड़ा मामला गड़बड़ है भाई। 4 साल के लिए 10% की दर से जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 46.41%। पहले तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो सजेशन ये है कि ये डेटा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी होता है। अब आपको 4,000 रुपए का 46.41% निकालना है, बस काम खत्म होगा। परसेंट की कोई जरूरत है नहीं, नीचे 1 ही आ जाए। इसका डीएस 4 होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे डीएस 4, 4, 8, 1, 9 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 चौको 24, 24 का डीएस 6 हो। वो ऑप्शन आंसर देगा जिसका डीएस 6 होना चाहिए, है ना। आइए देखिए, 8, 1, 9 खत्म, 5, 4, 9 खत्म, इसका डीएस 6 हो गया। यहाँ पर 1600 का डीएस 7 हो गया। यहाँ पर देखे तो 8, 1, 9 खत्म, 6, 5, 11, इसका डीएस 2 हो गया। 7, 1, 8, 8, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, इसका डीएस 6। अब सही लिखा ना, 7 और 1 8, 8, 5, 13, 13 और 6 19, 19, 6 25, इसका डीएस 7। तो हमें डीएस कौन सा चाहिए था जिसका डीएस 6 के साथ मैच करे? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1856 रुपए 40 पैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब यही सवाल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना तो बड़ा गड़बड़ होती। मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, डीएस का कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा रोल होता है। अगर आप डीएस सही से 2-3 बार इस वीडियो को देख के सही से पढ़ लीजिए और इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाना सीखें तो विश्वास करिए इसके सवालों को आप पहले की अपेक्षा लिए गए समय से बहुत कम समय में कर सकते हो। ये आइए, अब देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन। ये तो इसका नहीं है ना क्वेश्चन, अलजेब्रा का बनेगा। आओ जाए, x का मान 9 देके इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अगर x का मान 9 देकर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, गौर से सुनना जरा। यहां पर जब हम 9 रखेंगे, 9 की पावर 5 आएगी तो डीएस तो 9 ही रहेगा ना। यहां पर हमने 9 रखा, 9 8 72, 9 का मल्टीपल हुआ तो डीएस 9 ही रहेगा। इसका भी डीएस 9 रहेगा, इसका भी डीएस 9 रहेगा और इसका भी डीएस 9 रहेगा, +1 रहेगा। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, यानी आंसर का डीएस 1 होना चाहिए। जो भी आंसर रहेगा उसका डीएस 1 हो। कहां से मिलेगा? 8, 1, 9 खत्म, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18 का डीएस 9, 8, 1, 9 खत्म, 9, 5, 14, 14 और 5, 19, 19 का डीएस 1 हो गया। 9 और 1 10, 1 का डीएस 1। यहाँ पे आइए, 8, 1, 9 खत्म, 9 खत्म, 5, 4, 9 खत्म, इसका डीएस 0 लिख सकते हो या फिर 9 लिख सकते हो। 8, 1, 9 खत्म, ये 9 खत्म, 5 और 3 8 रहा, इसका डीएस 8। हमें कौन सा आंसर चाहिए था जिसका डीएस 1 हो? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। खत्म हो गया। ये डीएस का फायदा है, कहां कहां किन किन चैप्टर में लग रहा है इसको भी आप ध्यान दीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर का डीएस हम लोग 1 बना लेते हैं। इस सवाल पर आते हैं, 4536/32। ये सवाल कर चुके थे क्या? हमने एग्जाम्पल में ले लिया था ना, यही एग्जाम्पल लिखा था क्या? हाँ, यही एग्जाम्पल लिखा था। लेकिन फिर भी 3 और 2 5 हो रहा है डीएस। अब नीचे का डीएस 5 है तो ऊपर हमें सिर्फ 2 का गुणा कर देना है। नीचे भी 2 का करोगे तो वो 1 बन जाएगा, तो उसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ऊपर 2 का गुणा करते हैं, काम बनाते हैं। अब देखो 5, 4, 9 खत्म, 6, 3, 9 खत्म। ये इसको आप चाहो तो 9 लिख लो, क्योंकि गुणे में 9 को 9 लिखना है, जोड़ में 0 लिख सकते हो। 9 दूनी 18, डीएस 9 होना चाहिए जो भी आंसर। 5, 4, 9 खत्म, 5, 2, 7 है डीएस। 5, 4, 9 खत्म, 1 + 1 2 है डीएस। 5, 4, 9 खत्म, 1 और 0 1 है डीएस। और 5 और 4, 9 खत्म, 7 और 2 9 है डीएस। आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आइए इस सवाल को देखिए। इस सवाल को देख रहे हैं तो नीचे हमारे पास जो संख्या लिखी है इसका डीएस अगर हम देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 5, 4, 9 खत्म हो जाएगा, इसका डीएस 2 है। और अगर नीचे का डीएस 2 आ रहा है तो ऊपर हमें सिर्फ 5 का गुणा कर देना है, नीचे काम खत्म, है ना।
8 4 12, 12 का डीएस हो गया 3, गुणा लगा लिया, 5 3 8 8 16, 16 का डीएस हो गया 7, गुणे में लिखा है 5, 7 तीजा 21, 21 पंजे होता है 105, 105 का डीएस लिखोगे तो 6 आएगा, यानी आंसर वो होगा डीएस जिसका 6 होगा। 3 2 5 और 1 6 हो रहा है, 5 3 8 और 1 9 हो रहा है, 4 3 7 और 1 8 हो रहा है, 3 3 6 और 1 7 हो रहा है। डीएस 6 वाला चाहिए था आंसर, वो हो गया 132। कहानी खत्म हो गई सवाल की। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा, लेकिन कई सवालों के अंदर इस प्रकार की कैलकुलेशन आती है जिससे आंसर आता है, तो वो फास्ट होनी चाहिए, वो इससे फास्ट होगी। ये आई 927 लिखा है, ये सवाल मैं आपको बता चुका था एग्जांपल से, उससे आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आइए 303 लिखा है, डीएस क्या मिल रहा है 6। अब पहला प्रयास, अगर डीएस 3 6 और 9 हर में मिल जाता है तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम काट पीट के देख लें। ऊपर का डीएस देखिए 5 2 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 6 28, 28 2 30, यानी 3 से कटेगा ये संख्या। अब 3 से कटेगी तो ये 101 हो जाएगी, 3 से इसको काट लेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और एक बचेगा 3 चौको 12 हो जाएगा। अब नीचे का डीएस देखिए क्या मिलेगा, 101 पे नीचे का डीएस आपको 2 मिल रहा है, और जैसे ही हर का डीएस 2 मिला तो हमें सिर्फ ऊपर 5 से गुणा कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ऊपर का डीएस देख लीजिए क्या क्या, 5 4 9 खत्म हो रहा है, 8 6 14 और 2 16, 16 का डीएस 7 हो गया, और साथ में अपने पास 5 और लगा था, तो 7 पंजे 35, 35 का डीएस मिलेगा 8, वो ऑप्शन आंसर बनेगा जिसका डीएस 8 हो जाए। 8 4 12 ये 3 बना रहा है, 8 4 12, 12 2 14, 14 से ये डीएस बना रहा है 5, 9 खत्म हो गया, 5 4 9, इसका डीएस 9 है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 खत्म हो गया, इसका डीएस 8 है, तो वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए था जिसका डीएस 8 हो, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात खत्म हो गई। ये आइए सवाल, ऊपर दशमलव दिया है, नीचे ये भी सारी चीजें दी है, तो नीचे का जो डीएस है ना वो 3 का मल्टीपल तो हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर 3 का मल्टीपल है क्या, ये देख लीजिए डीएस। डीएस अगर ऊपर 3 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 4 10 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 5 24, ऊपर और नीचे दोनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीजा 9, ऊपर काटते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 त्रिका 9 होगा, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब नीचे का डीएस देखिए, 3 2 5 2 7 आ रहा है नीचे का डीएस, और जैसे ही नीचे का डीएस 7 आ गया तो आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 का गुणा करना होगा, तो ऊपर हम 4 का गुणा करके सीधे गेम खत्म करते हैं ना, है ना, 4 का गुणा। अब ऊपर का डीएस देखना जरा भैया सभी लोग, 9 खत्म हो जाएगा, और 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 चौको 20 होगा भाई, 5 ये बचेगा, 4 ये बचेगा, 5 चौको 20, 20 का डीएस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए जिसका डीएस 2 हो जाए। 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, इसका डीएस 1 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, इसका डीएस 2 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, इसका डीएस 0 लिख सकते हो या 9 लिख सकते हो, 5 2 7 2 9 खत्म हो गया, इसका डीएस 1 हो गया, हमें डीएस 2 वाला आंसर चाहिए था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे। 31% डीएस 4 हो गया, 260 का डीएस 6 2 8 हो गया, साथ में मल्टीप्लाई में अपने पास x लिखा है मान, इधर का डीएस 8 और 1 9 खत्म, 9 ये खत्म, 6 दूनी 8 हो गया। अब जरा 8 चौको 32, 32 का डीएस 5, और x के साथ जब हम 5 यहाँ नीचे भेज देंगे, अगर नीचे 5 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा होगा, नीचे का तो काम खत्म, 8 दूनी 16, 16 का डीएस 7। अब वो ऑप्शन चुनिए जिसका डीएस 7 हो, और ऐसा एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जिसका डीएस 7 है, और वो है 160। आइए सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, ठीक है। ये देखिए क्यूब और स्क्वायर दोनों इंक्लूडेड है, देखना जरा,
7 5 12, 12 और 3 15, 15 का डीएस होगा 6। बहुत ध्यान से सुनना, 6 का क्यूब करोगे 216 होगा। 216 का जो डीएस होगा 6 2 8 1 9 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रैकेट का क्यूब के साथ डीएस 9 है। 9 8 72, तब भी 9 ही रहेगा, प्लस 1 लिखा अपॉन 1। 7 5 12, 12 का डीएस 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 5 11, 11 का डीएस 2 हो गया। तो ऊपर डीएस 9 और 1 10, 1 आएगा, नीचे डीएस 9 माइनस 2 यानी 7 आएगा। नीचे 7 आ गया, नीचे 7 आ गया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा हो गया, नीचे का डीएस 1 हो गया, यानी 4 डीएस वाला ऑप्शन आंसर होगा। 7 5 12 2 14, 14 का डीएस हो गया 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 का डीएस हो गया 6। ये है 9/5। बहुत गौर से सुनना, अगर ये 9/5 है भाई, तो 9/5 का डीएस आप निकालोगे, नीचे 5 है तो 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, नीचे का तो काम खत्म, इसका डीएस 9 है। 8 5 13, 13 का डीएस हो गया 4, और हमें 4 डीएस वाला ही ऑप्शन चाहिए था, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आइए ये सवाल देखिए, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। ऐसे प्रश्नों में डीएस किस तरीके से काम करता है तेजी के साथ, ये सीखिए। वीडियो यहीं रोकना पहले तो, और खुद से एक बार इस प्रश्न को तैयार करना कि अगर ये प्रश्न हमारे पास 8 पदों तक है तो आंसर क्या मिलना चाहिए, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बता। देखो आप ये तो सीख ही चुके हो ना कि दशमलव का डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अगर दशमलव नहीं भी होगा तो काम बनता रहेगा ना। तो इसका मतलब ये 1/4 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, ऐसे ही 1/4 कितनी बार लिखा होगा? 8 बार लिखा होगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 8 बार लिखा है, 8 टर्म है। मैंने कहा 8 बार लिखा है, 8 टर्म है। सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे 1/4 ये लिखा है, अगर नीचे 4 है तो ऊपर गुणा किसका करना होगा? तो आप बोलोगे 7 का गुणा करना होगा। तो 7 का यहाँ पे भी होगा, 7 का यहाँ पे भी होगा, 7 का गुणा यहाँ पे भी होगा, और इसी प्रकार से 8 बार गुणा होगा 7 का, क्योंकि पद 8 दिए। तो अगर मैं 7 का गुणा 8 बार करूंगा तो 8 7 56 हो जाएगा, और 56 में 6 5 11, यानी इसका डीएस 2 रहेगा। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या तो आप देख रहे हैं कि 1/4, 1/4, 1/4 हमें 8 बार लिखना था, 8 पद थे ना, तो 8/4 का मतलब डीएस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 2 हो। 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, इसका डीएस 5 है, आंसर नहीं हो सकता। 7 2 9 खत्म हो गया। 7 कितनी बार लिखा है? 6 बार। 7 6 42, 42 का मतलब 4 2 6, 6 5 11, इसका डीएस 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी में नहीं आएगा, आप चेक कर लो, बाकी में आंसर नहीं आएगा, डीएस 2 नहीं आएगा, तो ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड के हिसाब से, और वो भी इसमें आपको 2 तरीके पता चल गया कि आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। कितने लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, मन करे रेटिंग दे देना। सवाल डीएस 8 3 24, यानी डीएस 6 हुआ। अब डीएस अगर 6 हो गया तो हम ये देख पा रहे हैं कि भाई नीचे 6 आ रहा है, तो कुछ ऐसी संख्या, कुछ ऐसा काम जिससे हम 6 को एलिमिनेट कर सके, कुछ बनेगा क्या? आप बोलोगे बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लो। दशमलव का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। जैसे मैं अगर 6 डीएस को हटाऊंगा तो 3 से इसको काट लूंगा तो ये 12 बार हो जाएगा, 3 से इसको काट लूंगा ये 14 बार हो जाएगा, 3 से इसको काट लूंगा ये 7 बार हो जाएगा। अब नीचे देखो 7 8 56, 56 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब इसका नीचे का डीएस 2 है, और अगर नीचे डीएस 2 है तो हमें ऊपर क्या करना होगा? ऊपर से 5 से गुणा करना होगा ना, तो पूरे में 5 से गुणा होगा। अब डीएस निकालो, 6 5 11 का डीएस 2 हो गया, गुणे में 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर 4 और 1 5 डीएस हो गया इसका, और गुणे में इसका डीएस क्या है? 3 2 5। सुनना ध्यान से, 3 दूनी 6 और 5 5 25, 25 का डीएस हो गया 7, बाहर अभी गुणे में 5 लगा था, 7 6 13, 13 का डीएस हो गया 4, 4 गुणे 5 करोगे 20 आएगा, 20 का डीएस 2 हो जाएगा। वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है।
मजा आई? सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए हैं। यूनिटरी मेथड में कैसे डीएस का इस्तेमाल होगा ये देख लो। एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए ब्याज मिलता है। मूलधन क्या है? भाई अगर कोई राशि 16% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई तो उस पर ब्याज मिला होगा 32%। उस 32% का जो ब्याज है वो 800 रुपए के बराबर है। आपसे कह रहा है मूलधन की राशि क्या होगी, यानी 100 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। 800 का डीएस डायरेक्ट लिखता हूं, 800 का डीएस 8 है, 1 का डीएस इसका 1 है, तो 8 एकम 8, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 3 2 5, नीचे 5 आ गया तो 2 का ऊपर और नीचे गुणा हो गया, तो नीचे का काम तो खत्म हो गया क्योंकि नीचे का डीएस तो 1 हो गया। 8 दूनी 16, 16 का डीएस हुआ 7। वो ऑप्शन आंसर चुनिए जिसका डीएस 7 बन रहा हो। एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस 7 बन रहा है, 2500। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि क्या होगी, यानी मूलधन क्या होगा? 11% से बढ़कर अगर 17.5% हुआ तो 11 और 6 17, यानी कि वैल्यू 6.5% बढ़ी। 6.5% को 6 दूनी 12 और एक 13/2% तो लिख सकते हैं। ये 13/2% बढ़ने के कारण किसी व्यक्ति को 1071 रुपए 20 पैसे ज्यादा मिल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि मूलधन का मान क्या होगा, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी, ये है क्वेश्चन मार्क। ये यूनिटरी मेथड का कमाल है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बटे में ये, गौर से सुनना। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका डीएस निकाल लें, पहले तो 13/2% का अगर डीएस निकाले तो नीचे 2 है तो ऊपर 5 का गुणा होगा, तो 13 पचे 65 हो जाएगा। 65 में मतलब 6 5 11, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 1 है, इसका डीएस देखो 7 2 9 खत्म, 1 और 1 2 है इसका डीएस, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे में ये वाला 2 हो जाएगा, तो 2/2 का मतलब 1 आ जाएगा। वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 1 हो। आंसर का डीएस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 9 खत्म हो गया, 2 और 2 4 हो गया डीएस, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 4 10, इसका डीएस 1 है। 5 से कुछ नहीं, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 1 6 हो गया। यहां पर देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, इसका डीएस या तो 0 लिख लो या तो 9 लिख लो। हमें आंसर क्या चाहिए था, जिसका डीएस 1 हो, और आंसर वो है बी ऑप्शन, जिसका डीएस 1 आ रहा है। तो 16,480 रुपए ये आंसर बन गया। ठीक है, मजा आ रही है? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट पर। जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कर। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो याद होने चाहिए कि जब वर्ष में 1 का अंतर हो, जब वर्ष में क्या हो, 1 का अंतर हो, तो भाई जो छोटा मिश्र धन होता है वो मूलधन का काम करता है और बड़ा मिश्र धन इसका काम करता है। तो हमने क्या देखा कि हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो ब्याज कितने रुपए मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो ना कि ब्याज मिला कितना 1 साल में। तो इससे इसको अगर हम घटाएंगे तो 0.44 तो ये रहेगा ही, 9 में से 2 माइनस हो जाएंगे 7 हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा, 9 में से 2 माइनस होंगे 7 होगा। और चाहो तो ये भी मत करो, छोड़ो इसको, रहने दो, मत करो। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। मूलधन का डीएस कितना आ रहा है, 7 और 2 9, 6 5 11, 11 का मतलब डीएस 2 आ रहा है। इसका डीएस देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 खत्म हो जाएगा, 8 4 12, 6 18 भी खत्म हो जाएगा, 4 और 4 8 आ रहा है। इसका 2 से 8 हो रहा है। इंटरेस्ट मिला होगा 6, किस पर, मूलधन पर, यानी 2 पर। ये इंटरेस्ट कितने % है यही आपको बताना है, वही ब्याज की दर होगी। तो नीचे अगर हमारे पास 2 आ गया, आप चाहो तो 3 देख सकते हो, नीचे अगर 2 आ गया तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा करना होगा, यानी वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 3 हो, वही ब्याज की दर होगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस 3 बन रहा है, 12% ब्याज की दर। समझे, मजा आई? तो ये तरीके तो पढ़ो तो कम से कम, तो और मजा आएगी, है कि नहीं।
ठीक है। हाँ, अब सारे के सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, एक ये क्वेश्चन जो है वो नया टाइप का है, इसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, 4 सही 1/4 है, तो ये कह रहा है इसका मान क्या हो। आओ तो जरा, अगर मैं x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 1/x, और ये किसके बराबर है, 4 चौको 16 और एक 17/4 के बराबर है। सुनिए ध्यान से, अगर नीचे 4 है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 7 का गुणा करके ds ले लेते हैं, यानी x प्लस 1/x की अगर बात करें तो 17 सत्ते 119 होगा, 119 का मतलब 9 और 1 10 एक 11 होगा, 11 का ds 2 आएगा, यानी x प्लस 1/x का ds क्या है, 2 है। और ये बात अलजेब्रा में आपको पढ़ाई जाती है कि अगर x प्लस 1/x का कोई वैल्यू अपने पास n दिया है और आपसे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की बात हो रही ना, और आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब होता है n क्यूब माइनस 3 ऑफ n। अब इसका ds 2 आ गया तो इसका ds क्या होगा, क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस 3 गुणे 2 करोगे तो अपने पास 6 आएगा, 8 माइनस 6 यानी इसका भी ds 2 ही आना चाहिए। अब वो ऑप्शन ढूंढना जिसका ds 2 आ रहा है, क्या कोई कठिन काम है, नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो नीचे 7 है ds, तो ऊपर 4 का गुणा करना है, तो ये खत्म हो गया, 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 9 4 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। नीचे हमारे पास 64 है, 64 का ds 1 ही है, कोई परेशानी नहीं है, इसका ds 1 है तो हमें सिर्फ ऊपर का ds लेना है, 7 और 2 9 खत्म, इसका ds 5 दिखाई दिया, यहाँ पे भी 64 है, ऊपर का ही ds लेना है, 9 खत्म, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 64 नीचे 64 है, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो गई तो 9 खत्म, 7 4 11, 11 का ds अगर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। आंसर क्या बना, जिसका ds 2 था, यानी ऑप्शन नंबर डी। दो तीन बार पढ़ना है ढंग से, इस चीज को पढ़ लोगे तो बड़ी मजा रहेगी, इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये था ds कंप्लीट और ds के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। अब मैं आप सभी को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप लोग में से जितने भी लोग कंप्लीटली कैलकुलेशन में अपनी महारत हासिल करना चाहते हो, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। और इसके साथ जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उन सभी से मेरा निवेदन ये है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो मैथ बाय अनुराग दीक्षित हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए, मैथ के 1 स्टॉप एंड कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। पीडीएफ के लिए जो सोल्यूशन पीडीएफ या जो ई बुक्स की फॉर्म की जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ सेम नाम से मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि होली में इस पर एक इतना अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर आने वाला है कि आप एक पिज्जे की कीमत से कम कीमत पर उस पूरे बैच को जो कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस का होगा उसे आप एनरोल कर सकते हैं, पिज्जे की कीमत से कम कीमत पर, ठीक है। तो इसको जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा देखिए आप लोगों से एक और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बहुत फायदा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जिससे क्या होता है कि सर्च बढ़ती है, रीच बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को रिकमेंड करता है यूट्यूब पे। इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा मॉनेटरी टर्म में बहुत कोई फायदा हो जाएगा तो फिर आप ना करें, कोई वो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचना चाहिए या ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो किसी भी कारण से या पैसे ना होने के कारण या कुछ भी अन्य कारणों से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।